नमस्कार, मैं आश्रुति बोहरा। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे यहाँ पर अहम खबरों के साथ। चंदौली जिले में न्यायिक इतिहास का एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। इस दिन न केवल चंदौली बल्कि उत्तर प्रदेश के 6 जनपद चंदौली, महोबा, अमेठी, शामली, हाथरस और औरैया के एकीकृत न्यायालय परिसरों का शिलान्यास एक ही मंच से किया गया। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया और साथ ही समारोह को संबोधित भी किया। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। श्री अजय मिश्र जी, हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण, हमारे बार से जुड़े हुए सभी हमारे अधिवक्तागण और उपस्थित बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश के इस सीमावर्ती जनपद में, चंदौली जनपद में आज भारत की न्यायपालिका से जुड़े हुए हमारे सभी वरिष्ठ न्यायमूर्तिगण, माननीय मुख्य न्यायाधीश जी के नेतृत्व में आज यहां पर पधारे हैं। मैं काशी विश्वनाथ की इस पावन धरा पर, बाबा कीनानाथ की इस पावन धरा पर उनका और सभी माननीय न्यायमूर्तियों का उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से और आप सभी बार से जुड़े हुए और चंदौली जनपद के साथ साथ इन सभी जनपदों के नागरिकों की ओर से, अधिवक्ताओं की ओर से हृदय से मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का दिन उत्तर प्रदेश के देश से अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है और महत्वपूर्ण दिन इस बात को लेकर के कि यहां की न्यायपालिका के इतिहास के एक नए पृष्ठ का सृजन हो रहा है। मुझे याद है कि अपनी एक यात्रा के दौरान उच्चतम न्यायालय के हमारे आज के मुख्य न्यायाधीश माननीय श्री सूर्यकांत जी ने इस बात का उल्लेख किया था कि न्याय सहजता के साथ प्रत्येक नागरिक को उपलब्ध हो सके, इसके लिए आवश्यक है कि कुछ ऐसे मॉडल बनने चाहिए जो इंटीग्रेटेड हो, एक छत के नीचे हो। हम सब इस बात को जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में आने के बाद देशवासियों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तमाम प्रकार के रिफॉर्म किए। इंफ्रास्ट्रक्चर को देश के अंदर अत्याधुनिक बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और प्रयागराज के उस कार्यक्रम में जब आज के मुख्य न्यायाधीश महोदय ने इस बात के लिए कि कोर्ट कॉम्प्लेक्स भी इंटीग्रेटेड होना चाहिए, हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर कार्य करना प्रारंभ किया। और मैं धन्यवाद दूंगा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के हमारे मुख्य न्यायाधीश महोदय ने, इससे पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में माननीय श्री बिंदल जी ने इस दिशा में पूरा सकारात्मक सहयोग किया और उत्तर प्रदेश सरकार ने एक साथ उन 10 जनपदों में जहां पर अभी तक स्वयं के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं बन पाए थे, उनको एक साथ अपनी स्वीकृति दी कि यहां पे इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनने चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि आज हम लोगों ने
उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले चरण में 6 जिन जनपदों में चंदौली भी है, इस चंदौली जनपद समेत 6 जनपदों का धनराशि अवमुक्त कर दिया है और ये पैसा जा चुका है, डिजाइन अप्रूव हो चुकी है, सारी औपचारिकताएं पूर्ण हो चुकी हैं और अब इस पे कार्य प्रारंभ हो जाएगा। जैसे आज यहां पर भूमि पूजन की कार्रवाई माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय के करकमलों से जैसे ही यह कार्यक्रम प्रारंभ होगा, उसके तुरंत बाद यहां पे L&T जैसी विश्वविख्यात संस्थाओं के द्वारा इस निर्माण के कार्य को आगे बढ़ाने का काम होगा, जिसमें एक छत के नीचे कोर्ट कॉम्प्लेक्स तो है ही, अधिवक्ताओं के लिए भी अच्छे चेंबर बनेंगे, न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय सुविधा भी रहेगी और स्पोर्ट्स की सुविधा भी रहेगी, पार्किंग की सुविधा भी रहेगी, तो कैंटीन की सुविधा भी रहेगी। अब ऐसा नहीं होगा कि न्याय के लिए लड़ने वाले, जूझने वाले हमारे अधिवक्ता स्वयं दिन की रोशनी में जब उनकी चेंबर में कोई वादी जाता था, वादकारी जाता था, तो उसको दिन में ही चेंबर से सूरज के दर्शन होते हुए दिखाई देते थे। टूटे हुए चेंबर नहीं बल्कि एक अच्छा हाई राइज बिल्डिंग में उनके लिए भी बेहतर चेंबर की व्यवस्था इस कैंपस में हम लोग देने जा रहे हैं और ये सुविधा एक साथ यहां पर माननीय मुख्य न्यायाधीश की प्रेरणा से आज उत्तर प्रदेश के अंदर 6 जनपदों में यह सुविधा उपलब्ध हो रही है, जिनमें चंदौली है, महोबा है, अमेठी है, शामली है, हाथरस है और औरैया है। 4 अन्य जनपदों की कार्रवाई अगले कुछ महीनों के अंदर हम उसको पूरा करते हुए उसे भी आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे और मेरा मानना है कि यह भारत के न्यायिक इतिहास में एक नए स्वर्ण अक्षर के रूप में यह पृष्ठ जुड़ेगा और इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश में हमारे आदरणीय मुख्य न्यायमूर्ति के करकमलों से आज प्रारंभ होने जा रहा है। हम लोगों का इस बात को मानना है कि लोकतंत्र की सशक्तिकरण के लिए अत्यंत आवश्यक है कि हमारी न्यायपालिका उतनी ही सशक्त हो। एक कॉमन मैन को जितनी सहजता के साथ, सरलता के साथ न्याय प्राप्त हो, उतना ही उनके पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना भी आवश्यक है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश सरकार के पास न्यायिक व्यवस्था से जुड़े हुए कोई भी कार्य जब आते हैं, उसे पूरा होने में कोई देर नहीं लगती। हमारे पास इन कार्यों के लिए, क्योंकि अगर हमें सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमें न्यायिक सुविधाओं को भी और सुदृढ़ करने के लिए और सुविधा संपन्न बनाने के लिए अपना पूरा योगदान देने में कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश इस दिशा में बेहतरीन दिशा में आगे बढ़ चुका है। मैं आज के इस शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर इन 6 जनपदों के साथ ही उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों में, जहां भी प्रयागराज, अभी वाराणसी के बारे में भी हमारे उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायमूर्ति माननीय श्री विक्रम नाथ जी ने इस बात का उल्लेख किया कि वाराणसी में हम लोग तो हर जनपद में चाहते हैं कि हर जनपद में इस प्रकार के कोर्ट कॉम्प्लेक्स बने, और ये सचमुच ये 6 जनपद पायलट के रूप में हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। और मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं प्रदेश सरकार की तरफ से कि पैसे की कमी नहीं, आज के दिन पे इच्छा शक्ति की कमी जरूर दिखती है। आप दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कार्य करिए, सरकार का पूरा सहयोग मिलेगा। मैं इन सभी 6 जनपदों के हमारे न्यायिक अधिकारियों को, अधिवक्ताओं को, जिनके द्वारा लगातार इस बात की आवाज उठाई जाती थी, और यहां तो चंदौली जनपद में तो यहां के जनप्रतिनिधि भी और यहां के अधिवक्ता भी लगातार आंदोलन करते थे। मैंने यहां बार एसोसिएशन को बुलाया लखनऊ, मैंने कहा आंदोलन क्यों कर रहे हैं भाई, ये तो अब स्वीकृत हो चुका है, आप आराम से जाके अपना न्यायिक कार्य करवाइए, उसमें योगदान दीजिए, बाकी इस कार्य को
माननीय उच्च न्यायालय के साथ मिलकर के हम बहुत शीघ्र आगे बढ़ाएंगे। और मैं धन्यवाद दूंगा आज यहां पर भारत के मुख्य न्यायाधीश महोदय और उच्चतम न्यायालय के हमारे वरिष्ठ न्यायमूर्ति के साथ साथ अन्य न्यायमूर्तिगण यहां पर उपस्थित हुए हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के हमारे तमाम न्यायमूर्तिगण आज के समारोह में उपस्थित हुए हैं। मैं उन सब का एक बार फिर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सभी को इस इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स के शिलान्यास के अवसर पर, भूमि पूजन कार्यक्रम के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मणिकर्णिका घाट विवाद को लेकर सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। इनकी और पीक सीजन में यानी सावन के मास में शिवरात्रि के आयोजन के अवसर पर और अन्य आयोजनों में यह संख्या 6 लाख से लेकर के 10 लाख तक पहुंचती है। अकेले गत वर्ष ही काशी में 11 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने काशी में बाबा विश्वनाथ धाम में दर्शन किया। काशी के समग्र विकास को उन्होंने देखा और काशी के अंदर चल रही इन विकास की योजनाओं में अपना योगदान भी किया। पिछले यानी काशी विश्वनाथ धाम बनने के बाद से लेकर के अब तक अकेले काशी ने देश की जीडीपी में 1.3 लाख करोड़ रुपए का योगदान किया है। यहां रोजगार के नए अवसर सुलभ हुए हैं। क्या गाइड के रूप में, क्या पुरोहित्य कर्म के रूप में, क्या व्यापार के रूप में फूल पत्ती और प्रसाद बेचने के साथ ही रेस्टोरेंट, होटल, नाविकों के रोजगार, टैक्सी और अन्य सभी कार्यों के लिए भी ये समग्र विकास के वे सभी आयाम हैं। आज काशी की सभी सड़कें 4 लेन से जुड़ी हैं। काशी के अंदर अब यातायात घंटों जाम का नहीं, एक स्मूथ यातायात बना है। आज काशी के लिए ट्रेन की नई नई सुविधाएं देश के अलग अलग कोने के लिए वंदे भारत से लेकर के अमृत भारत की ट्रेनें और अन्य तमाम प्रकार की सुविधाएं बढ़ी हैं। वायु कनेक्टिविटी बढ़ी है और इनलैंड वाटरवे की सुविधा देश के अंदर पहला कोई बना है तो वाराणसी से हल्दिया के बीच में ही प्रारंभ हुआ। देश का पहले रोपवे ट्रैफिक की व्यवस्था वाराणसी के अंदर युद्ध स्तर पर उस पर कार्य भी चल रहा है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम के साथ ही यहां के आध्यात्मिक विरासत से जुड़े हुए, यहां की सांस्कृतिक विरासत से जुड़े हुए सभी स्थलों के लिए उनके आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संरक्षण उनका करते हुए उन्हें नए कलेवर के रूप में प्रस्तुत करने का कार्य भी पिछले 11 वर्ष के अंदर काशी में हुआ। काशी की पहचान बाबा विश्वनाथ मंदिर से, यहां के पवित्र मंदिरों से और मां गंगा से है। 2014 के पहले गंगा जल काशी के अंदर आचमन तो दूर, स्नान करने लायक नहीं था। आज काशी के अंदर गंगा जल कोई भी आता अभिभूत होता है। आज आचमन भी कर सकते हैं, स्नान भी कर सकते हैं। काशी की पहचान काशी के घाट हैं और हर व्यक्ति कह सकता है इन घाटों की दुर्गति 2014 के पहले कैसी थी।
आज वे घाट हर एक भारतीय को अपनी ओर आकर्षित करता है। अपनी पुरातनता के साथ साथ आधुनिक कलेवर के रूप में स्वच्छ और सुंदर दिखाई देते हैं। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। और देश का सबसे बड़ा घाट नमो घाट आज काशी के अंदर, काशी के साथ साथ पूरे देश को जोड़ने का एक माध्यम बना है। काशी तमिल संगमम के आयोजन जिस भव्यता के साथ नमो घाट पे आयोजित होते हैं, अन्य तमाम प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, हजारों की संख्या में काशी वासी, पूर्वांचल वासी और देश के कोने कोने से आने वाला श्रद्धालु जब वहां जाता है तो देखते देख ही बनता है। याद करिए 2014 के पहले बाबा विश्वनाथ धाम में बामुश्किल 50 श्रद्धालु एक साथ दर्शन नहीं कर सकता था। आज काशी विश्वनाथ धाम में 50,000 श्रद्धालु एक साथ आ सकता है, कहीं कोई भय नहीं। हर व्यक्ति श्रद्धा आराम से दर्शन करता है, बाबा का अभिषेक करता है, गंगा जल से बाबा विश्वनाथ का अभिषेक कर सकता है। ये सुविधा आज काशी में हर श्रद्धालु के लिए बिना भेदभाव के उपलब्ध हुई है। यानी ये सभी कुछ पिछले 11 वर्ष के अंदर काशी के अंदर देखने को मिले हैं। शिक्षा के नए नए केंद्र काशी के अंदर खुले हैं। आज काशी में स्वास्थ्य के नए नए केंद्र खुले हैं। सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक काशी में बीएचयू के अंदर तैयार हुआ है। कैंसर के अत्याधुनिक ट्रीटमेंट की सुविधा आज काशी में प्राप्त हो रही है। बीएचयू नई सुविधाएं मिली हैं, निफ्ट की नई सुविधा यहां के नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध करवाता है। अन्य तमाम सुविधाएं स्वास्थ्य के लिए हो, शिक्षा के लिए हो, इन सभी के साथ जिस तेजी के साथ आज काशी आगे बढ़ा है, ये सचमुच वह अपनत्व जो प्रधानमंत्री जी अक्सर अपने भाषण के हिस्सा बनाते हैं कि मेरी काशी, और मेरी काशी में आज उस प्रकार की सभी सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो काशी की इस विरासत को सदैव बदनाम करते हैं, उसे अपमानित करते हैं। मुझे याद है जब काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हो रहा था, तब भी कुछ लोगों ने साजिशें रची थी और लगातार वे साजिश रचते रहे। 2019 में काम जब प्रारंभ हुआ तब से लेकर के और 2023 तक लगातार, 2021 तक लगातार उनके द्वारा साजिशें होती रही, लगातार साजिशें होती रही। यानी उन्होंने वह भी कृत्य किए थे कि किसी वर्कशॉप में जहां मूर्तियां बनती हैं, वहां टूटे हुए मूर्ति के अवशेषों को ला करके एक जगह इकट्ठा करके फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसको वायरल करके बदनाम करने का काम हुआ था। याद करिए, काशी विश्वनाथ धाम बनने के बाद
ये कहना कि मंदिर तोड़े गए सरासर गलत है। इससे ज्यादा सफेद झूठ कोई नहीं हो सकता। उन मंदिरों का पुनरुद्धार हुआ है, नए सिरे से वे मंदिर वहां पर उसी रूप में खड़े हैं। हां, पहले जीर्ण शीर्ण हालत में थे, आज उसको उसी स्थल पर उन मंदिरों को पुनरुद्धार करने का काम किया था। काशी में आप याद करिए 100 वर्ष पहले माता अन्नपूर्णा की मूर्ति यहां से चोरी करके यूरोप पहुंचा दी गई थी। प्रधानमंत्री जी के प्रयास से वो मूर्ति वापस काशी में वापस आई है और बाबा विश्वनाथ धाम में उसकी स्थापना हुई। आखिर ये प्रयास 1947 से लेकर के लगातार कांग्रेस की सरकारें 14 तक कमोवेश ज्यादा समय थी, क्यों नहीं उन्होंने इस दौरान ये प्रयास किए? क्योंकि उन्हें भारत की विरासत के प्रति सम्मान का भाव नहीं था। वैसे ही सम्मान का भाव नहीं था, वैसे ही उनको इन सब कार्यों से एक प्रकार से इस विरासत के प्रति सम्मान से उन्हें परहेज था। तुष्टीकरण की राह के माध्यम से भारत की आस्था को अपमानित करने वाली कांग्रेस कभी भी भारत की विरासत का सम्मान नहीं कर सकती, और उन्होंने यही किया। वे लगातार अपमानित करते थे। उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया माता अन्नपूर्णा की मूर्ति को वापस लाने का, कभी नहीं प्रयास किया। हां, जब द्वादश ज्योतिर्लिंग में प्रथम ज्योतिर्लिंग भगवान सोमनाथ के मंदिर के पुनरुद्धार के कार्यक्रम को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आगे बढ़ाने का संकल्प लिया था, तत्कालीन कांग्रेस प्रमुख के रूप में, देश के प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका विरोध किया था। उन्होंने देश के राष्ट्रपति को भी इस समारोह में, प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने से रोकने के लिए पत्र लिखा था। यानी भारत के विरासत का अपमान कांग्रेस कर रही है, यह उसका उदाहरण है। कांग्रेस ने हमेशा यह कार्य किया, क्योंकि उच्चतम न्यायालय में कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए की गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में तक एफिडेविट दाखिल किया था। उन्होंने राम की विरासत के प्रति, कृष्ण की विरासत के प्रति किस प्रकार की टिप्पणी और किस प्रकार के एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए थे, यह भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। काशी विश्वनाथ धाम, यह काशी को एक नई वैश्विक पहचान दिलाने और इसके माध्यम से आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा प्राप्त हो सके, यह तो हुआ ही, लेकिन कृतज्ञता ज्ञापित करने का भी एक माध्यम बना। याद करिए, औरंगजेब के द्वारा तोड़े गए बाबा विश्वनाथ मंदिर का पुनरुद्धार करने का काम सबसे पहले यहां पर लोकमाता अहिल्याबाई होलकर ने किया था, और लोकमाता अहिल्याबाई होलकर को कांग्रेस ने कभी सम्मान नहीं दिया। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर और आदि शंकराचार्य की प्रतिमा को काशी विश्वनाथ धाम में महत्व मिले, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण संभव हो पाया है। बिजनौर में कश्यप समाज के नेता और मर्सी हॉस्पिटल के एमडी हिमांशु कश्यप को हाउस अरेस्ट किया गया है। ये कार्रवाई उनकी ओर से मेरठ कमिश्नर पर बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन की घोषणा के बाद की गई। दरअसल ये मामला सरधना विधानसभा क्षेत्र में हुए सोनू कश्यप हत्याकांड से जुड़ा है। इस हत्याकांड के आरोपियों पर कार्रवाई न होने से कश्यप समाज में भारी आक्रोश है। बिजनौर कलेक्ट्रेट में 2 दिन पहले सोनू कश्यप की हत्या को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया है। आपको बता दें, कश्यप समाज का यह कहना है कि यह हत्या केवल एक युवक की नहीं बल्कि पूरे कश्यप समाज के सम्मान पर एक हमला है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
बिजनौर के नगीना क्षेत्र के नंदपुर गांव में एक कुत्ते ने लगातार 7 दिन तक मंदिर की परिक्रमा की। इस घटना को देखने के लिए दूर दराज से लोग पहुंचे, जो इसे आस्था और चमत्कार मान रहे हैं। इतना ही नहीं, कुत्ते की स्वास्थ्य जांच के लिए डॉक्टरों की टीम भी बुलाई गई और कुत्ते को ड्रिप लगाकर उसका उपचार शुरू किया गया। बताया जा रहा है कि कुत्ता पहले हनुमान जी की मूर्ति की परिक्रमा कर रहा था और फिर मंदिर में स्थापित अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों की परिक्रमा भी करने लग गया। इस अनोखे दृश्य को देखने के लिए मौके पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे नंदपुर गांव चर्चा का विषय बन चुका है। ग्रामीणों ने कुत्ते के लिए दूध और गदे की व्यवस्था भी की है। कुत्ते ने लगभग आधा घंटे तक परिक्रमा की, जिसके बाद वह सो गया। आपको बता दें कि नंदपुर गांव का ये मंदिर 200 साल पुराना है। इस मंदिर में हनुमान, नंदलाल बाबा, दुर्गा माता और भोले शंकर की मूर्तियां स्थापित है। श्रद्धालु कुत्ते को आस्था का प्रतीक मान रहे हैं, उसके दर्शन भी कर चुके हैं। गांव के लोगों ने यह बताया है कि कुत्ता बिना कुछ खाए पिए लगातार परिक्रमा कर रहा था। मेरा नाम जितेंद्र सैनी है। कहाँ से आए हुए? मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ, ग्राम नंदपुर का। ये जो चमत्कार हो रहा है या फिर क्या हो रहा है, ये आप क्या बताना चाहेंगे? ये जी चमत्कार ही है, इसमें कोई वो नहीं है, चमत्कार ही है ये। कितने दिन हो गए आज इनको 5वां दिन है आज। कुछ लोग इसे अफवाह बता रहे हैं, क्या नहीं, अफवाह तो नहीं है। देखो, अगर अफवाह होती तो कोई कह रहा है कि डॉक्टर टीम भी आई थी, वो भी ना सही बता गए हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, जो एक अपना काम कर रहा है ना कर लेने दो, सब ऊपर वाले की महिमा है उन्होंने भी बात जी। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? वह लोगों को मैसेज हमारी तरफ से ये है कि ज्यादा से ज्यादा आकर इनके दर्शन करें, अपना दान पूर्ण करें, यही मैसेज देना चाहते हैं। मेरा नाम राविल शर्मा है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं नेटवर्क क्षेत्र से यहाँ पर आया हूँ आज। नेटवर्क से आप कैसे आए? मुझे जहाँ तक सोशल मीडिया पे देखने को मिला कि काफी दिनों से यहाँ पर एक नंदपुर खुद गांव पड़ता है नगीना क्षेत्र में, वहाँ पर एक कोई चमत्कार जैसा खुद को दिखाया गया। मैं आज स्वयं यहाँ पर पहुंचा हूँ और वहाँ पर स्वयं भैरव बाबा फिलहाल तो अभी विश्राम में है, लेकिन ये एक मंदिर के चक्कर काट रहे हैं। बहुत संख्या में यहाँ पर भीड़ आई है, काफी देख रहे हैं। यहाँ पर एक अच्छा चमत्कार है। क्या मानते हैं आप, चमत्कार या बीमारी है? नहीं, बीमारी तो नहीं है। कोई भी अगर किसी भी उसमें किसी रूप में आता है तो वो किसी न किसी रूप में आता है। ये एक कुत्ते के रूप में है, ये भैरव बाबा के रूप में है। एक गाय भी अगर वो होती है तो हम उसको भी आस्था प्रतीक मानते हैं। हम एक सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं, तो ये एक आस्था प्रतीक है। आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को? ये एक आस्था का प्रतीक है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में सनातनी लोग आए यहाँ पर, और कहने को तो सब अफवाह फैलाते हैं एक दूसरे से, लेकिन स्वयं आके देखे तो एक आस्था प्रतीक है, बहुत बड़ा वाला। दोस्त, यहाँ जो ये जीव है, इसने 5-6 दिन से ऐसा के लोगों ने हमें बताया कि इसने आहार ग्रहण नहीं किया है। तो हम परसों से आए थे यहाँ, डिप्टी सीओ हमारे साथ थे, तो यहाँ हमने इसे जांचा तो एनीमिक नहीं है ये, लेकिन डिहाइड्रेटेड है, यानी इसके शरीर में पानी की कमी हो रही है। खाना ये नहीं खा रहा है, इसलिए फ्रूट थेरेपी हमने इसे दी है, जिससे कुछ दवाइयाँ दी हैं जिससे इसकी भूख आए और डिहाइड्रेशन ना हो, जिससे डिहाइड्रेशन होने की वजह से इसकी जान को खतरा हो सकता है। तो इसलिए हम लोग इसे फ्रूट थेरेपी रोज दे रहे हैं। लोग इसे आस्था का विषय मान रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि ये बीमार है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आस्था अपनी जगह है और बीमारी अभी कोई ऐसे डायग्नोज नहीं हुई है। कुछ जांचें इसकी गई भी है, जो जांचें इस मामले में होनी चाहिए वो बिजनौर में संभव नहीं है, वो दिल्ली से पहले संभव नहीं है। अगर हम उसकी जांच की बात करें तो एमआरआई कराई जाएगी, तो एमआरआई होगी दिल्ली से पहले कहीं नहीं। तो बिजनौर में जो संभव है वो हम लोग क्या कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं,